बात आज की चैनल के कार्यक्रम मुद्दे पर मुद्दा में मैं सुधीर तोमर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, इस कार्यक्रम में हम देश के ज्वलंत मुद्दे पर विचार करते आए हैं। आज जो मुद्दा सारे राष्ट्र में एक विवादास्पद माहौल को तैयार किए हुए है वह है वक्फ संशोधन विधेयक 2025। जितने मुंह उतनी बातें, न जाने कौन कौन रायचंद आ रहे हैं और इस बिल के नुकसान और तो कुछ दूसरे इसके फायदे गिना रहे हैं। हमने भी आज जब लोकसभा में इस बिल पर बहस हो रही है, तब जब कल इस पर राज्यसभा में बहस होकर यह कानून का रूप लेने वाला है, उस स्थिति में हमने इस मुद्दे पर लोगों को यह समझाने का प्रयास करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया है कि यह एक्चुअली बिल है क्या, क्या इसके फायदे हैं और क्या वास्तव में कोई खतरा है भी। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं आज खुर्शीद अहमद खान साहब, जो हाई कोर्ट में वकील हैं, मूलतः अजमेर के ही निवासी हैं और दरगाह के मामलों से और दरगाह एक्ट से जुड़े हुए रहे हैं। बहुत ही ख्याति लब्ध वकील हैं। अभी जो थोड़े दिनों पहले अजमेर जयपुर हाईवे पर जो एक्सीडेंट हुआ था टैंकर ब्लास्ट वाला, उसका केस भी आप ही ने फाइल किया है और आप लगातार जनहित के मुद्दों को उठाते आए हैं। मेरे दाईं तरफ बैठे हैं शशि प्रकाश इंदौरिया जी। आप 31 साल से सेशन कोर्ट के एडवोकेट हैं और अजमेर के जनमानस के लिए एक ऐसा नाम है जिस पर उसे सोचना नहीं पड़ता कि वो कौन है। वो शशि भाई साहब हैं और वो जन सामान्य के मुद्दों से जुड़े हुए रहते हैं और जन सामान्य से जुड़े संगठनों के साथ सदैव खड़े रहे हैं। तो आज के विषय पर अब आगे चर्चा करते हैं, वक्फ संशोधन विधेयक 2025। मैं खुर्शीद अहमद खान साहब से जानना चाहूंगा कि सर, इस बिल को लाने की आवश्यकता क्या पड़ी? आप इसे कैसे समझाएंगे कि क्योंकि बड़े वर्ग में एक ये भ्रम है कि इस बिल की जरूरत ही क्या थी। तो आप ये बताइए, इस बिल को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? प्रत्येक सरकार, केंद्र हो या राज्य सरकार हो, जो उसके विषय के अंतर्गत कोई कानून होता है, उसमें यथासंभव संशोधन समय काल की आवश्यकता होते हैं। समय काल कैसे करने में और आवश्यकता समय काल की गणना किस प्रकार से होती है, ये विषय आसपास की परिस्थिति उत्पन्न होता है तथा गवर्नमेंट अब एक सर्वे कराती है। उस सर्वे के आधार पर उस प्रस्तावों को लेती है और उनका विश्लेषण करती है। विश्लेषण के अंदर उनको विधिक रूप से संशोधित करने का प्रयास किया जाता है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो संशोधन प्रस्तावित किया है, इससे पहले हमारे को जानना पड़ेगा कि मूल जो वक्फ एक्ट था वो 1954 का था। तत्पश्चात 1995 में वक्फ एक्ट आया, तत्पश्चात 2013 में संशोधन विधेयक आया, तत्पश्चात 2024 में बिल आया जो 2 दिन बाद मूर्त रूप लेने की तैयारी में है। यहाँ पर ये विषय होता है कि पहले संशोधन होते रहे हैं, तो पहले जब मूल रूप से वक्फ बोर्ड संशोधन हुआ था तो उस संशोधन से क्या तो वक्फ एक्ट को हानि हो रही थी और क्या लोगों संपत्ति को हानि हो रही थी, क्या अभी हमने विश्लेषण किया है। तो आज ऐसी कौन सी परिस्थिति पैदा हो गई कि हमारे को वक्फ एक्ट का संशोधन ऐसा लगता है कि जैसे मुसलमानों को कोई विशेष अधिकार का हनन हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार संशोधन करने का अधिकार रखती है, संशोधन प्रस्तावित करती है और संशोधन का ये तो एक अभी एक पास हुआ है, बिल प्रस्तुत हुआ है जिस पर एक पास होगा। अल्टीमेटली इस संशोधन की वैधानिकता पर कोर्ट की मोहर लगना शेष है और उसके अंदर काफ़ी समय लगेगा। ऐसा नहीं कि संशोधन आज पास हो गया और आज इसने मूर्त रूप विधायी रूप से ले लिया है। संवैधानिक रूप से, विधिक रूप से इसका मूर्त रूप लेना आगे की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जहाँ तक लाभ और हानि का विषय है, तो हमारे को कभी भी कानून के अंदर लाभ और हानि नहीं देखनी चाहिए, हमारे को लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट देखना चाहिए, इसको हम वेलफेयर कहते हैं। जहाँ तक वेलफेयर की बात है, तो मुसलमानों को जो एग्जिस्टिंग एक्ट था उससे क्या तो स्थायी लाभ हो रहा था और उसमें कोई संशोधन हो जाएगा तो क्या उनको स्थायी हानि हो जाएगी, ये अभी कोई बताने की पोजीशन में नहीं है। और मुसलमानों को क्या अस्थायी लाभ प्राप्त था और क्या अस्थायी हानि हो जाएगी, ये भी कोई बताने की पोजीशन में नहीं है। क्या इस संशोधन के आने से मुसलमानों को मस्जिद, नमाज पढ़ने का तरीका, उनके सोच, उनके विचार, उनके सेक्ट, उनके कब्रिस्तान, उनकी दरगाहें क्या प्रभावित हैं? बिल्कुल प्रभावित नहीं होंगे।
संपत्तियां अगर मुसलमान उसका उपयोग करते और उसको जनहित में ट्रांसफर कर चुके होते तो आज एक पूरा जनता ही उनके उस आंदोलन में शामिल होकर वो कहते कि नहीं नहीं हमारी संपत्ति को हमारे पास रहने दो, क्योंकि जब उन्होंने उपयोग का दुरुपयोग कर दिया तो उस दुरुपयोग को रेगुलेट करने के लिए कोई प्रकार का संशोधन आवश्यक था जो प्रकार से प्रस्तावित किया है। फिर भी अगर आप उससे प्रभावित हैं संशोधन से तो कोर्ट खुली है, सबके लिए खुली है, उच्च न्यायालय खुले हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय खुला, अपनी बात जाके कहिए और कहते रहे, सुनते रहे और वहाँ से अपने जो भी उनका विधिक ज्ञान होता है, विधिक पावर होता है, उसके तहत वो संभावित निर्णय पारित करते हैं। ठीक, तो इंदौरिया जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, वो ये है कि इस वक्फ बिल में जो वक्फ बोर्ड और राज्य बोर्ड वक्फ के हैं उनमें गैर इस्लामिक सदस्यों को भी शामिल किया गया है। इसको आप कितना उचित और कितना उपयोगी मानते हैं? हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाते समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने किसी भी जाति पाति के आधार पर कोई बोर्डों की और इस प्रकार के आयोगों की संरचना नहीं की थी। उन्होंने सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान किए थे। जो ये 1995 में जिस प्रकार से इस वक्फ बोर्ड में संशोधन करते हुए और एक जाति विशेष के लोग ही इस बोर्ड में बैठा करेंगे, वही निर्णय लेंगे, ये निश्चित रूप से हमारे संविधान के विपरीत बात जाती है, हमारे विचार के विपरीत बात जाती है और इसमें संशोधन होना अति आवश्यक था। जैसा कि आपने अभी बताया कि जब भी इस देश के हित में, इस देश की जनता के हित में कोई अच्छे निर्णय होने के लिए संसद में कोई चर्चाएं प्रारंभ होनी होती है, कोई विचार प्रारंभ होना होता है, तो इस देश में इस प्रकार के अनेकों जो है उसको कहेंगे कि जन विरोधी शक्तियां वो सक्रिय हो जाती है। हमारे देश के जनमानस को, हमारे देश के युवाओं को भ्रमित करने का और भ्रम में डालकर अराजकता पैदा करने का एक विशेष प्रयास शुरू हो जाता है। उन्हें इस प्रकार भ्रमित किया जा रहा है कि आज मदरसे खतरे में है, आज मस्जिदें खतरे में है, उनको इस विधेयक का संशोधन लाकर तोड़ दिया जाएगा, जबकि उनको वास्तविकता से अवगत नहीं कराया जाता है। उन युवाओं को इस एक्ट के संशोधन की वास्तविकता यदि बताई जाए तो इस प्रकार का ये जो भ्रम है वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। तो बहुत बड़ी बात कही दौरिया साहब ने, और जब ये बताया कि भाई इस तरह के भ्रमों से युवाओं को, हमारे मुस्लिम भाइयों को और हिंदू भाइयों को, या हम ये कहें सर्व समाज को, इससे भ्रम से निकलना बहुत जरूरी है। जो भ्रम जनता में फैलाया जा रहा है राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा कि इस बिल के आने से न जाने क्या हो जाने वाला है, इस बिल पर कितने सार्थक तरीके से मेरे दोनों पैनलिस्ट ने आपके सामने इस बात को रखा। अब मैं एक अगली बात जो पूछना चाहता हूं वो ये है कि विवादों का निपटारा अब सरकारी स्तर पर या सरकार के स्तर पर न्यायालय के द्वारा होगा इस वक्फ संशोधन विधेयक के पारित हो जाने के बाद, जबकि पूर्व में वक्फ बोर्ड ही समस्त दावों का निपटारा करने में सक्षम था। हम न्यायालय में, कोई पीड़ित न्यायालय में जा ही नहीं सकता था। तो इस बदलाव को आप कितना आज के जमाने के हिसाब से सार्थक देखते हैं और मुस्लिम हित में देखते हैं? जो आपका प्रश्न है, जो वास्तविकता ये है कि वक्फ बोर्ड कभी भी विवादों का निस्तारण नहीं करता। वक्फ बोर्ड के वक्फ एक्ट के अंदर वक्फ ट्रिब्यूनल जो है उसका एक गठन हुआ हुआ है जिसमें डिस्ट्रिक्ट जो लेवल का अधिकारी बैठता है, उसके साथ में 2 मेंबर बैठते हैं, वो तीनों मिलकर एक ट्रिब्यूनल का गठन करते हैं। वो वक्फ के संबंधित विवादों का निस्तारण करती है। तो वक्फ बोर्ड तो कभी किसी विवाद का निस्तारण करने की अधिकारिता रखता ही नहीं है। ट्रिब्यूनल गठन हो चुकी है, पुराने एक्ट में ट्रिब्यूनल का गठन हो चुका है, वो ट्रिब्यूनल नए एक्ट में भी प्रस्ताव वही उसी प्रकार से विद्यमान है। उसके अंदर एक अन्य मेंबर की जगह एक राज्य स्तरीय अधिकारी को समावेशित कर दिया गया है और तीसरा मेंबर जो मुसलमान रहना है उसको मुस्लिम धर्मावलंबी को रखा गया है। तो ट्रिब्यूनल जो विवादों के निस्तारण के लिए अधिकारिता रखती है, जिसका निर्णय फाइनल होता है, जिसमें बहुत विशेष परिस्थिति के अंदर हस्तक्षेप हो सकता है, उसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है और उसको और सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया गया, उसको पावरफुल बनाने का प्रयास किया गया। और जहाँ तक मुस्लिम धर्मावलंबी की बात है तो आपको आश्चर्य होगा कि आपका हो सकता है वक्फ बोर्ड का चेयरमैन मुसलमान है, परंतु वक्फ बोर्ड का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी सरकार का होता है या वक्फ मंत्री होता है, क्या उसके लिए मुसलमान होना आवश्यक है? जब ऊपर वाला अधिकारी मुसलमान नहीं है तो नीचे वाले अधिकारी को मुसलमान होने की आवश्यकता है? किस प्रावधान के अंदर आप जो है दबाव डालते हैं? बहुत बढ़िया बात। मैं इंदौरिया जी ये बात कहना चाहूंगा कि जैसे खुर्शीद जी ने बताया कि भाई वक्फ बोर्ड कोई निर्णय नहीं लेता, वो तो ट्रिब्यूनल है
जहां अपील की जाती है और ट्रिब्यूनल ही उसका निस्तारण कर देता था अब तक के स्थिति में। अब आने वाले समय में ट्रिब्यूनल से सेटिस्फाइड न होने पर व्यक्तियों के सामने क्या रास्ते खुले हैं? वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल जो है उसमें अब नए संशोधन में व्यवस्था का प्रावधान किया गया है कि उसमें गैर मुस्लिम सदस्य भी होगा। निश्चित रूप से इस देश का जो मूल जो ढांचा है वो किसी जाति पाति के आधार पर बंधा हुआ नहीं है कि एक ही जाति समाज या उसके बंधु जब सब मिलकर उसका जो है बोर्ड में होंगे या ट्रिब्यूनल में होंगे। इससे निश्चित रूप से चाहे वो बिल्कुल 100% न्याय भी होगा तो भी कहीं ना कहीं उसका आशंका रहने का स्वभाव है। तो ये जो व्यवस्था की गई है कि गैर मुस्लिम सदस्यों को भी इसमें जो है बोर्ड में और इस आयोग में स्थान दिया जाएगा, ये एक बहुत ही सुंदर व्यवस्था की गई है और इसका हम सभी को सम्मान करना चाहिए क्योंकि हमारे देश का जो संविधान है वो इस प्रकार की हमें अनुमति देता है कि सभी समाज हमारे समान हो, सबका सर्वांगीण विकास हो। यहां मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो गैर मुस्लिम सदस्य अब बोर्ड में होंगे वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को देखेंगे, वो धार्मिक मामलों में कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे। उनका कार्य धार्मिक मामलों से जुड़ा हुआ नहीं है, वो वक्फ के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को देखने के लिए अधिकृत होंगे और इसी नियत के साथ उन्हें इसमें शामिल किया गया। लेकिन मेरा सवाल जो था दौरिया जी से वो ये था कि अगर ट्रिब्यूनल में हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं किसी बात पर तो हमारे पास नए वक्फ बिल में क्या रास्ते हैं? मैं खुर्शीद जी आपसे चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति किसी की जमीन को ट्रिब्यूनल कहता है कि ये वक्फ की है और वो दावा करता है और ट्रिब्यूनल में उसका दावा नहीं स्वीकारा जाता तो अब ऐसे व्यक्ति के पास क्या रास्ते हैं इस नए बिल के माध्यम से? नए असल में क्या होता है कि कोई भी जो एक्ट है उसको कोई विद्वान आदमी पढ़ सकता है, तो कोई भी एक्ट को जवाब देने के लिए आपको पुराना जो मूल वक्फ एक्ट है उसको उसके बाद में 1995 में जो एक्ट आया 1954 के रिप्लेस करके उसको 2013 का संशोधन को और 2024 का प्रस्तावित बिल को इनका जब आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि जो संपत्ति को सुरक्षित रखने का अधिकार है, वक्फ को वक्फ रखने का अधिकार है, वक्फ की उपयोगिता के सीमा तक रखने का अधिकार है, उसकी संरचना वो की वही है, उसमें कोई प्रकार का बदलाव नहीं आया है। मात्र एक लोगों को भ्रमित करने के लिए या उनको सत्ताधारी दल से उनको दुर्भावना पैदा करने के लिए या अन्य दल जो है जिनको जो है एक धर्म विशेष वोट बैंक के रूप में दिखता है उनको प्रभावित करने के लिए उनके मन में एक युक्तियुक्त शंका युक्तियुक्त तरीके से इस प्रकार से डाली जा रही है कि अगर संशोधन आ गया तो तुम्हारा धर्म प्रभावित होगा, न तो धर्म प्रभावित हो रहा है न संपत्ति प्रभावित हो रही। उसकी सुरक्षा के लिए वर्तमान में जो संशोधन आया है वो उसी प्रकार से जिस प्रकार से पहले था और उसकी अपीलें और रिट आदि जो भी उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय जानी है उसी प्रक्रिया से जाएंगी। ऐसा कोई अधिकार कहीं से वापस नहीं लिया गया है। हाँ, लेकिन दर्शकों इस बिल के माध्यम से अब ट्रिब्यूनल के द्वारा तय किए जाने पर किसी रिट को और पीड़ित द्वारा अपने आप को संतुष्ट न पाए जाने पर अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाने का रास्ता खुल गया है। इससे ऐसी बातें जहां लोग महसूस करते थे कि उनकी जमीन को अनधिकृत तरीके से बोर्ड ने ले लिया है उसको बचने का रास्ता खुलेगा। तो ये बात बोर्ड के नए बिल के बहुत हित में है। आम जनता, आम मुसलमान जिसके हकों को छीन करके, जैसा कि आज अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में कहा कि अगर कोई 4 महीने के लिए विदेश चला गया तो उसकी जमीन को वक्फ घोषित कर दिया, इस तरह की घटनाओं पर अब रोक लग सकेगी इस बिल के माध्यम से। मैं दूसरा बात जानना चाहता हूं कि सरकारी अधिकारियों के माध्यम से अब ज्यादातर दावों का निपटारा होगा, तो इसे आप क्या सरकार की वक्फ में दखलंदाजी के रूप में देखते हैं या इसे एक पारदर्शी प्रक्रिया के रूप में? ये निश्चित रूप से एक पारदर्शी प्रक्रिया है। जिस गति से, जिस तीव्र गति से ये कहा जाएगा कि वक्फ की संपत्तियां पिछले वर्षों में इस देश में बढ़ी हैं, जिनका कोई दस्तावेजी सबूत नहीं, कोई प्रमाण नहीं, कोई आधार नहीं, उससे निश्चित रूप से पूरे देश भर में एक असंतोष पैदा हुआ कि किस प्रकार से रेलवे और भारतीय सेना के बाद आज तीसरी सबसे अधिक संपत्ति 9.4 लाख एकड़ से भी अधिक संपत्ति वक्फ के पास है, जिसमें से 54% से अधिक संपत्ति विवादित हैं, जिनके कोई दस्तावेजी, कोई साक्ष्य नहीं, कोई जो है अपने ईश्वर परवरदिगार के समक्ष
भेंट की हो और भेंट करने का उसको राइट हो, उसकी स्वयं के मालिकाना हक के कोई दस्तावेज हो, ऐसा भी कोई सबूत नहीं। इन सबूतों का वेरिफिकेशन होगा जब सरकार के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और संयुक्त सचिव स्तर के राज्य स्तर के अधिकारी बैठा करेंगे और दस्तावेजों की जांच किया करेंगे, दस्तावेजों के प्रमाणीकरण को देखेंगे। उसके पश्चात जब जो निकल कर आएगा, जो न्याय होगा, जो कानून होगा, वो निश्चित रूप से इस देश के आम जनता के हित में होगा, सभी समाजों के हित में होगा। और ये बहुत अच्छा निर्णय संसद हमारे देश की लेने जा रही है, इसका हम सब स्वागत करते हैं। इस बिल में खुर्शीद जी ये कहा गया कि सभी वक्फ की सभी संपत्तियों का पंजीकरण अनिवार्य रूप से किया जाएगा। तो पंजीकरण जब अनिवार्य रूप से होगा तो इससे आम मुसलमान को या आम भारतीय को मैं कहूं क्या लाभ होगा, किस तरह से आप इसे देखते हैं? सभी संपत्तियों का पंजीकरण अनिवार्य रूप से किया जाए। जब से हम डेटा की ओर आकर्षित हुए हैं और नेट इंटरनेट का उपयोग करते हैं तो हर चीज़ अब हर चीज़ जो डेटा है वो डेटा अपने आप में एक पंजीकरण है। अगर आपकी संपत्ति वक्फ की है और उसका पंजीकरण आ रहा है और पंजीकरण अगर डिटेल में आ रहा है और विस्तृत रिकॉर्ड उसका बन रहा है तो मैं समझता नहीं कि इस पर किसी को किसी प्रकार की आपत्ति होगी। आपके पंजीकरण को डीपंजीकरण करने का कोई नया प्रस्ताव नहीं आया है। और आपके पंजीकरण से अगर मान लो आपका पंजीकरण कहीं विवादित है तो उसमें जो पुराना चैनल था पंजीकरण को स्थापित करने का वो वाकई में विद्यमान है, वो ये प्रभावित है। तो जो एक बड़ा सा भ्रम फैलाया जा रहा है समाज में, आम मुसलमान को डराया जा रहा है उसके घर जा जाके कि तुम्हारी सारी शक्तियां छीन ली जाएंगी, तुम्हारे अधिकार नष्ट हो जाएंगे, इस तरह की जो भ्रांतियां लगातार फैलाई जा रही हैं, इन्हें आप किस तरह मानते हैं कि इस बिल के माध्यम से यह सब पर्दाफाश हो जाएगा? क्योंकि हमारा सर्व समाज जो है कम पढ़ा लिखा है, वो भ्रांति और व्हाट्सएप से प्रभावित होता है। तो जो उनका सामाजिक स्तर है सोचने का, उसी स्तर पर उनको बहकाने का प्रयास किया जाता है। उनको ना वक्फ एक मूल उद्देश्य पता, ना संशोधन पता, ना संशोधन के होने वाले परिणाम पता, तो अकारण ही एक भय के वातावरण में जी रहे हैं। उस भय से न तो उनको भयभीत होने की आवश्यकता है, न ही गवर्नमेंट ऐसा कोई आदेश पारित कर रही है या ऐसा कोई संशोधन कर रही है जिससे कि मुसलमानों के धार्मिक क्रियाकलाप, मूल रूप से धार्मिक क्रियाकलाप जिसके बार बार उनको चिंता होती है, वो पूर्ण रूप से प्रभावित हैं। जहाँ रहा वक्फ संपत्ति का सवाल, तो संपत्तियाँ जहाँ भी हैं, चाहे देवस्थान की हैं, चाहे वक्फ की हैं, चाहे चैरिटी कमीशन की हैं, चाहे हमारे किसी और संस्थान की है, वहाँ पर उसका यथासंभव से विवाद को निपटारे का एक चैनल है। और हमारे को इसमें समस्त समाज को एसजीपीसी के प्रबंधन को देखना पड़ेगा कि उनका प्रबंधन इतना बढ़िया है कि वहाँ पर कोई हस्तक्षेप करने का प्रयास ही नहीं कर सकता। अगर आप अपनी संपत्ति का बहुत अच्छा उपयोग करोगे और लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में करोगे और सर्व समाज के हित में करोगे तो कोई भी सत्ता या कोई सरकार उसको कभी भी छेड़ने की हैसियत में नहीं आएगी। क्योंकि हमने सारी धार्मिक संपत्तियों को प्रॉपर्ली डील विद नहीं किया है तो हरदम जो उनका उद्देश्य के विपरीत काम किया है तो हरदम सरकार का हस्तक्षेप उसमें हरदम रहेगा। ये जब भी खत्म हो सकता है जबकि आप निश्चित रूप से ईमानदारी से काम करें। और रही प्रशासनिक अफसरों के द्वारा मामले को निस्तारित करने की, तो हमारे प्रशासनिक अफसरों की ईमानदारी, उनकी योग्यता पे हमारे को धार्मिक आधार से देखने की आवश्यकता नहीं है कि वो बैठ जाएंगे तो हमारी संपत्तियों को डीवैल्व करेगा। डीवैल्व करने का ऐसा कुछ नहीं है। वो अपनी योग्यता के हिसाब से जैसा प्रशासन चला रहे हैं, प्रशासन चलाना भी एक प्रकार के अपने आप में एक बहुत अत्यधिक योग्यता का विषय होता है। तो उनसे हम ये कोई अपेक्षा इस बात की कभी रही नहीं कि वो कभी किसी प्रकार से जो है किसी राजनीतिक दल के दबाव में या सत्ता के दबाव में या किसी व्यक्ति के दबाव में आके हमारा जो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है, जो मूल रूप में वक्त उसको प्रभावित करने का प्रयास करेंगे। विधिक रूप से जो उनका अधिकारिता है, हम अपेक्षा रखते हैं कि हर दम अच्छा करते हैं, अच्छा करते रहें, अच्छा करते रहेंगे। मूल रूप से जो ये बात निकल के आई है उससे, और आज पार्लियामेंट के अंदर जो अमित शाह जी ने कहा है ना, वो ये है कि वक्फ की संपत्ति से जो आय होनी चाहिए उसकी तुलना में अत्यधिक न्यून आय हो रही है वक्फ को, और जिस आय का उद्देश्य आम गरीब गुरबे मुसलमान की शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सेवाओं को देने की, मदद देने के लिए जो कार्य हो सकता था वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन इस नए बिल के माध्यम से सरकार के स्वाभाविक नियंत्रण नहीं कहूंगा, देख रेख की दृष्टि से जब सरकार आगे बढ़ेगी, उसकी देख रेख में आम मुसलमान के हित का पूरी तरह से ख्याल रखा जा सकेगा। यही आज पार्लियामेंट में कहा गया है, यही इस बिल से बाहर आया है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या यह बिल हिंदू मुस्लिम एकता को और बढ़ावा देने के काम आएगा? क्या यह बिल मुस्लिम बच्चों के
हितों की रक्षा करने के काम आएगा? क्या सोचते हैं आप? निश्चित रूप से ये बिल जो है हमारे राष्ट्र हित में बहुत बड़ा एक कदम है। जिस प्रकार से कुछ मुट्ठी भर और समाज के नेतृत्वकर्ता बने हुए थे, या यूं कहेंगे कि बाहुबली थे, उन्होंने वक्फ की अत्यधिक संपत्ति को अपने नियंत्रण में रख रखा था। वो संपत्ति जब पंजीकृत होगी, जो सूचीबद्ध होगी, समाज के सामने आएगी, तो मुस्लिम समाज को भी दिखेगा कि हमारी इतनी संपत्तियां हैं जो कि हमारे निर्धन गरीब असहाय लोगों के हित में काम आने वाली है, आ सकती है। किस प्रकार से योजना बनाकर उसको निर्धन लोगों के काम में लिया जाएगा और निश्चित रूप से समाज का भला होगा। और ये जो कुछ मुट्ठीभर लोगों ने जो नियंत्रण किया हुआ, उनका नियंत्रण से मुक्ति होगी और वही लोग हैं जो समाज को आज भ्रमित करने पर तुले हुए। बहुत बहुत धन्यवाद इंदौरिया साहब। तो साथियों, आपने आज देखा कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 आम मुसलमान और देश की गंगा जमुनी तहजीब को बढ़ाने में बहुत ही सहायक सिद्ध होने वाला है। और जो ये राजनीतिक रूप दलों द्वारा फैलाए गए भ्रम हैं, जिनसे आप प्रभावित हैं, आप उससे बाहर आइए। और मैं जानता हूं बहुत कम लोग हैं जिन्हें इस तरह से प्रभावित या बहलाया फुसलाया जा सकता है। आज का मुसलमान देश के प्रति समर्पित है, आज का हिंदू देश के प्रति समर्पित है, और यह बिल आम भारतीय के हक में है। मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में आने, हमारे साथ जुड़ने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही।